हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। I'm योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था औद्योगिक क्रांति। चैप्टर 9 है ये आपका हिस्ट्री में। इसमें हम विरोध आंदोलन टॉपिक पढ़ रहे थे, जो हमारा यहाँ तक हो गया था। तो आज हम जो है हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें देखिए, जब विरोध आंदोलन में आपको बता रही थी, इसमें बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, लोग जो है खिलाफ हो गए उनकी कार्य स्थिति से। तो जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताशा को हर तरह के विरोध में प्रकट करने लगी। 1790 के दशक में पूरे देश भर में ब्रेड अथवा खाद्य के लिए दंगे होने लगे। गरीबों का क्योंकि मुख्य आहार क्या था, ब्रेड था। तो इसकी कीमत पर उन्हें उनके रहन सहन पर का स्तर निर्भर करता था। ब्रेड के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया तथा उन्हें मुनाफाखोरों पर जो है द्वारा लगाई गई ऊंची कीमतों में काफ़ी कम मूल्य में बेचा जाने लगा, जो आम आदमियों के लिए लाजिब नहीं थी और नैतिक दृष्टि से भी सही नहीं थी। ऐसे दंगे खासतौर पर युद्ध के 32 वर्ष 1795 में बार बार हुए, लेकिन इसका सिलसिला 1840 के दशक तक चलता रहा। परेशानी का एक कारण और भी था, जिसे चकबंदी या बाड़ा पद्धति कहते हैं, जिसके द्वारा 1770 के दशक में छोटे छोटे सैकड़ों खेत जो होते थे वो शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्मों में मिला दिए गए। इस पद्धति से बुरी तरह से प्रभावित हुए गरीब परिवारों ने औद्योगिक काम देने की मांग की, लेकिन कपड़ा उद्योगों के मशीनों के प्रचलन में हजारों संख्या में हथकरघा बुनकर बेरोजगार होकर गरीबी की मार झेलने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनका करघा मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो बहुत ही स्लो जो प्रोसेस से काम करते थे, कम प्रोडक्शन करते थे, और जो मशीनें होती थी वो ज़्यादा काम करते थे, तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाए। 1790 के दशक से बुनकर लोग अपनी न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग करने लगे। संसद ने इस मांग को ठुकरा दिया। जब वे हड़ताल पर चले गए तो उन्हें जबरदस्ती तितर बितर कर दिया गया। हताश होकर सूती कपड़ों के बुनकरों ने लंकाशायर में पावर लूमों को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे समझते थे कि इन बिजली के करघों ने ही उनकी रोजी रोटी जो है ख़त्म कर दी है। नॉटिंघम में उन्हीं कपड़ा उद्योगों में इन मशीनों के चलन का प्रतिरोध किया गया। इसी प्रकार लेस्टेरशायर और डर्बीशायर में भी विरोध के जो है प्रदर्शन किए गए मशीनों के खिलाफ। यॉर्कशायर में ऊन कतरने वालों ने ऊन कतरने के ढांचों को तोड़ दिया। ये लोग परंपरागत रूप से अपने हाथों में भेड़ों के बालों की कटाई करते थे। 1830 के दंगों में फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा चौपट होने वाला है, क्योंकि खेतों में भूसी से दाना अलग करने के लिए नई खलियानी मशीन, जिसे थ्रेशिंग मशीन कहते हैं, उनका इस्तेमाल शुरू हो गया, यानी कि अब उनका काम उनसे छीन लिया जाएगा। दंगाइयों ने मशीनों को तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप 9 दंगाइयों को फांसी की सजा दी गई और 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इस तरह से जो है इनके साथ जो है अत्याचार किए गए। एक करिश्माई व्यक्तित्व वाला जनरल नेड लून के नेतृत्व में नामक अन्य आंदोलन चलाया गया। ये एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों को तोड़ फोड़ में ही विश्वास नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी और बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार उन लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश करने के लिए एक ट्रेड यूनियन बनाने की मांग जो है वो करते थे। औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्रवाइयों जिनसे उनके जीवन में फेरबदल हो रही थी के खिलाफ उनका गुस्सा जाहिर करने के लिए ना तो वोट देने का अधिकार था, ना ही उनका कोई कानूनी तरीका था। अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों, राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार करने की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हुए, लेकिन उनको जो है बर्बरतापूर्वक उनका जो है दमन कर दिया गया, उनको वहाँ से भगा दिया गया। इसे पीटरलू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है। ये अब आप अंडरलाइन कर लेंगे, पीटरलू नरसंहार है क्या। उन्होंने जिन अधिकारों की मांग की, उन राजनीतिक कार्यकलापों पर रोक बढ़ा दी गई। इस रोक की शुरुआत 1795 में 2 जुड़वा अधिनियमों के तहत की गई, परंतु इसके कुछ भी लाभ नहीं हुए। कुछ लाभ हुए। पीटरलू के बाद ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक प्रतिनिधित्वकारी बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दलों द्वारा महसूस की गई। जुड़वा अधिनियमों को 1824-25 में निरस्त कर दिया गया। अब इसमें आता है अगला टॉपिक आपका कानून के जरिए सुधार। सरकार औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी। 1819 में कुछ कानून बनाए गए। इसमें 13 जिसकी वजह से 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई।
और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा जो है 12 घंटे सीमित कर दी गई। लेकिन इस कानून में इनका परिवर्तन यानी पालन करने के लिए आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भारी विरोध किए जाने के बाद 1833 में इस अधिनियम द्वारा पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 9 साल से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्री में काम कराने पर अनुमति दी गई। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों को व्यवस्था कर दी गई कि अधिनियम के परिवर्तन पर पालन को सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन किया जाए। अतः 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित कर दिया गया। इस कानून में स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। पुरुषों और श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन जो है निश्चित कर दिया गया। ये अधिनियम कपड़ा उद्योगों पर लागू होते थे, खान उद्योग पर नहीं। सरकार द्वारा स्थापित 1842 के खान आयोग ने ये उजागर कर दिया कि खानों में काम करने की परिस्थितियाँ वास्तव में अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों में काम पर लगाया जा रहा था। 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 साल से कम आयु के बच्चों को स्त्रियों से खानों से नीचे लाने पर जो है पाबंदी लगा दी कि जो है 10 साल से कम आयु के बच्चे और महिलाओं को जो है खानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। फिल्स फैक्ट्री अधिनियम ने 1847 में ये कानून बना दिया कि 18 कानूनों का परिवर्तन 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम ना लिया जाए। इस कानूनों का परिवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों के द्वारा किया जाना था, लेकिन यह इतना कठिन था कि निरीक्षकों को वेतन बहुत कम था और प्रबंधक उन्हें रिश्वत देकर जो है उनका मुंह बंद कर देते थे और वो अपनी मनमानी से जो है अपना जो है वो काम करवाते थे। और उसमें क्या होता था कि बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर जो है उनको काम पे लगवा देते थे ताकि जो है उनका घर का खर्च चल सके। अब औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। 1970 के दशक तक इतिहास और औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1820 के दशक के बीच औद्योगिक विकास और विस्तारों के लिए करते थे, लेकिन उसके बाद इस शब्द के प्रयोग में उनके अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी। दरअसल औद्योगिकरण की क्रिया इतनी धीमी गति से हो रही थी कि क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। इसके द्वारा क्योंकि इसमें अगर हमने जो कानून बनाए भी गए, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने जो है बच्चों से जो है उनकी एज झूठ बताकर जो है उनसे जो है काम करवाते थे। इसके द्वारा पहले से मौजूद प्रक्रियाओं को आगे ही नए स्तरों पर लाया गया। इस प्रकार फैक्ट्रियों में श्रमिकों का जमावड़ा पहले की अपेक्षा अधिक हो गया। धन का प्रयोग भी पहले के ज़्यादा व्यापक होने लगा। 19वीं सेंचुरी शुरू होने के काफ़ी समय बाद तक भी इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई भी फैक्ट्री या खाने नहीं थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त समझा गया। इंग्लैंड में परिवर्तनीय क्षेत्रीय तरीके से हुआ, प्रमुख रूप से लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या न्यूकासल नगर के चारों ओर, न कि संपूर्ण देश में। कि क्या कपास या लोहे उद्योगों में अथवा विदेशी व्यापार में 1780 के दशक में 1820 के दशक तक हुए विकास में संबंधी को क्रांतिकारी कहा जा सकता है। नई मशीनों के कारण सूती कपड़ा उद्योग में ध्यानाकर्षण समृद्धि हुई। वह भी एक ऐसे कच्चे माल पर आधारित थी जो ब्रिटेन में से जो है बाहर से मंगाया जाता था और तैयार माल भी दूसरे देशों में खासकर भारत में बेचा जाता था। धातु से बनी मशीनें और भाप की शक्ति तो 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध तक दुर्लभ रही। ब्रिटेन के आयात और निर्यात में 1780 के दशक में जो तेजी आई उसका कारण यह था कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्तरी अमेरिका के साथ जो भी व्यापार बंधित हो गया वह फिर से शुरू हो गया। इस वृद्धि को तीव्र कहकर अंकित किया गया क्योंकि जिस बिंदु से प्रारंभ हुआ था ये काफ़ी नीचे था। तो इस तरीके से जो परिवर्तन है ये जो है इनके शासन में होते रहे। अब इसमें देखिए कि क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द अर्थ दृष्टि से बहुत सीमित था। इस दौरान जो भी रूपांतरण हुआ वह आर्थिक तो औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, बल्कि इसका विस्तार इन क्षेत्रों से परे अथवा समाज के भीतर भी हुआ। इसके फलस्वरूप दो वर्गों में प्रधानता मिली। पहला था बुजुर्ग वर्ग यानी मध्यम वर्ग, और दूसरा था नगरों देहाती इलाकों में रहने वाला मजदूरों का सर्वहारा वर्ग यानी कि बुजुर्ग वर्ग और सर्वहारा वर्ग। 1851 में लंदन विशेष रूप से निर्मित स्टफिक प्रसाद क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, लेकिन
शहरों में रहने वाले कामगारों में से जितने लोग हस्तशिल्प की इकाइयों से काम करते थे उन्हें ही लगभग उतने ही फैक्ट्री और कारखानों में भी कार्य करते थे। 1850 के दशक से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का अनुपात अचानक बढ़ गया और इसमें अधिकांश लोग उद्योगों में काम करते थे, यानी ये श्रमजीवी वर्ग के थे जो श्रमिक थे। अब ब्रिटेन के समूचे कार्य बल का केवल 20% भाग देहाती इलाकों में रहता था। औद्योगिकरण की रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों से हो रहे थे, औद्योगिकरण के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी से थे। ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार मसन ने कहा था कि 1850 से 1914 तक की अवधि को ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई है, जिससे संपूर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट है, अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेज़ी से व्यापक रूप से हुई है। तो बच्चों, पहले तो आपको ये बुक जो है बहुत अच्छे से रीड करनी है, 2-3 बार रीड करनी है। उसके बाद आप जो मेरी ये वीडियो को देखेंगे और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।